हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट वन का ए पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। बी पार्ट का आज शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वही आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। अगर आप बहुत पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको टाइमली वीडियोस अपडेट्स मिले एंड अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। आपको तो वीडियोस बना के खुशी मिल ही रही है, राइट? मुझे भी तो इतनी खुशी तो मिलनी चाहिए, राइट? कमेंट करके जब आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, ये कुछ भी आपको क्रिटिसिज्म भी करना है तो इट्स वेल एंड मतलब एक्सेप्टेबल है एकदम, सब कुछ यू कैन डू दैट। एंड लाइक करना है वीडियो को। अब मैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना क्यों बताती हूँ? बिकॉज अगर आप थर्ड पर्सन के व्यू से देखें, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट माई व्यूअर, आप तो सेकेंड सेमेस्टर पास ऑन करके चले जाओगे, लेकिन आपके जो जूनियर्स आएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी वीडियो देखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में देखेंगे, अगर आप ये लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें पता चलेगा ओके सीनियर्स हमारे जाके देख चुके हैं, इट मीन्स दिस वीडियो, दिस चैनल आर क्रेडिबल इनफ, दे आर रिलायबल। एंड उन्हें पता लगेगा कि ओके दिस चैनल विल हेल्प अस, और इस चैनल ने पहले भी हेल्प करा है, सब्सक्राइबर्स पहले भी खुश हुए हैं, उनको हेल्प हुई है। तो आपके जूनियर्स भी जो होंगे उनको भी पता चलेगा दैट यस वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस, आप जो मुझे मैम बोलते हैं, वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस टीचर एंड वी कैन रियली go to her for seeking help or any kind of educational help that we want। तो उसकी हेल्प होती है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ। एंड अनदर थिंग इज, मुझे तो खुशी मिलती ही है। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। इट इज़ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी होती है जो मैं ऑन द स्पॉट आपको बताती हूँ। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी, फिर बच्चे कमेंट में कहते हैं मैम आपने ये टॉपिक कवर नहीं करा। इट इज़ बिकॉज यू हैव स्किप्ड द पार्ट, राइट? सो आपको ये वीडियोस पूरी देखनी है ताकि आप कोई पार्ट स्किप ना करिए एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड हो जाए। एंड आई मीन इट, जब आप मेरी वीडियो देखते हैं आई ऑलवेज से कि आपकी प्रिपरेशन होगी, आई जेन्युइनली मीन इट, राइट? सो आज हमारा यूनिट वन का बी पार्ट कवर होने जा रहा है। आज आपको यूनिट वन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सो डोंट वरी। एंड थैंक यू, देयर वाज वन ऑफ द सब्सक्राइबर जिसने मुझे बुक भेजी, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए तो मुझे वो बुक असेस करने में डिफ़िकल्टी आई। सो नो वरीज, आपने एक्चुअली हेल्प तो करी बट उससे हेल्प होने की नहीं हो पाई। बट एक्चुअली आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि आपने वो हेल्प करने का एक आपने मोटिव तो अपने दिमाग में रखा। सो हियर इट इज़ बी पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम। ठीक है, तो ये करते हैं। तो अगर आपने वीडियो का यूनिट वन का ए पार्ट नहीं देखा है तो पहले ए पार्ट जाके देखिए, बिकॉज असेसमेंट की इंट्रो आपने वही देनी है। इस आंसर की जो इंट्रोडक्शन होगी ना असेसमेंट की, वो आपको ए पार्ट में से मिलेंगी। तो ये जो सारी डेफिनेशंस है दीज हैज बीन कवर्ड इन द यूनिट वन का ए पार्ट। तो आप पहले ए पार्ट देख के आओ, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली हूँ डेफिनेशंस को, राइट? तो बिहेवियरिस्ट पैराडिगम की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। B.F. स्किनर, वाटसन एंड थॉर्नडिक की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट पैराडिगम है। और इसकी हम डेफिनेशन देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डेफिनेशन देती हूँ। तो बिहेवियरिस्ट पैराडिगम का मतलब क्या है? बिहेवियरिज्म के ऊपर है ये। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है? बिहेवियरिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरिज्म क्या है? एक लर्निंग थ्योरी के ऊपर ये पैराडिगम बेस्ड है, जिसका मतलब एक लर्निंग थ्योरी है जो फोकस क्या करती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर, कि बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए या उससे हम क्या बच्चे के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो लर्निंग है ये चेंज इन बिहेवियर को मानती है कि बिहेवियर में चेंज आता है ड्यू टू री-इन्फोर्समेंट। अब री-इन्फोर्समेंट को पनिशमेंट भी हो सकती है या रिवॉर्ड भी हो सकता है। इसके जो की कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो B.F. स्किनर, इवान पावलोव एंड J.B. वॉटसन है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग बिहेवियर पैराडिगम क्या है? ठीक है, बिहेवियर पैराडिगम के बारे में वो क्या कहते हैं? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग। अब B.F. स्किनर की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम न्यू बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। किससे? कंडीशनिंग से। आपने इसकी एक
थ्योरी भी करी है, लर्निंग थ्योरी, जो मैंने आपको पिछले सब्जेक्ट में पढ़ाई थी, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में, ठीक है। कंडीशनिंग की मैंने BF स्किनर की आपको थ्योरी करवाई थी, याद होगी, अभी अभी रिसेंटली मैंने करवाई है, ठीक है। उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी थ्योरी थी वो, ठीक है। स्किनर ने उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन सा एनिमल को यूज करा था उसने, वो भी मुझे बताओ जरा, ठीक है। इस बिहेवियर को उसने क्या बोला कि बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हम शेप कर सकते हैं। वॉटसन ने 1913 में ये डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू, ठीक है। साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू, इट इज अ प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, इट्स गोल इज इन द प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब साइकोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा एक डिसिप्लिन है, वो क्या करता है, एक नेचुरल साइंस है। साइकोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस है। और साइकोलॉजी का भी एक एम है कि हम प्रिडिक्ट करें और कंट्रोल करें बिहेवियर को। थॉर्नडाइक in 1932 में इसने डेफिनेशन दी कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसे हम कनेक्शंस को फॉर्म करते हैं, किसके बीच में, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस के बीच में। अब वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ड्रिल बेस्ड असेसमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेस। से ड्रिल करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करवाते रहना, ताकि उसकी करेक्ट रिस्पॉन्सेस को हम स्ट्रेंथन कर सके। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियरिस्ट पैराडिगम के फॉर असेसमेंट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, वो तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का आ गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट से देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अब असेसमेंट के, ताकि हम बिहेवियरिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट व्यू हमें क्या हेल्प करता है, टू मेजर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल लर्निंग आउटकम, ताकि हम मेजर कर सके स्पेसिफिक हो और ऑब्जर्वेबल लर्निंग आउटकम्स को हम मेजर कर सकें, और ये चेक कर सकें कि बच्चे को कितना याद रहता है, फैक्ट्स कितने याद रख सकता है, या उसका परफॉर्मिंग स्किल कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर पाता है अपने स्किल को, ठीक है। अब पर्पस क्या है हमारा असेसमेंट का अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट पैराडिगम। पर्पस हमारा ये है कि हम बच्चे को ग्रेड दें और रिवॉर्ड दें, ताकि अगर उसकी परफॉर्मेंस करेक्ट है, ठीक है, उसे ग्रेड दे और रिवॉर्ड दे अगर उसकी परफॉर्मेंस करेक्ट है, और ये हेल्प करें हम बच्चे को कि वो प्रैक्टिस और मेमोराइज करें इन्फॉर्मेशन को, ताकि उसकी लर्निंग, हम उसकी एफिशिएंट लर्निंग कर सके और उसकी लर्निंग को भी कंट्रोल्ड वे में कर सके, ठीक है। लर्निंग तो देखिए वास्ट लर्निंग हो सकती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड लर्निंग होना बहुत डिफिकल्ट है। तो बिहेवियरिस्ट पैराडिगम ये कहता है कि बच्चे की एफिशिएंट और कंट्रोल्ड लर्निंग में हम उसकी लर्निंग को इन्हांस कर सके। तो ये हमारा एक पर्पस होता है असेसमेंट का। अब इसमें असेसमेंट के मेथड क्या होते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि MCQ हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ऑरल ड्रिल्स करवा सकते हैं हम, ठीक है, टाइम क्विज़ेस करवा सकते हैं, वो क्विज जिसमें टाइम लिमिट सेट हो, ठीक है, रिटन एग्जाम इन 1 करेक्ट आंसर, ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल वैसे ही एक करेक्ट आंसर्स के बेसिस पे हम एक एग्जाम करवा सकते हैं जिसके कोई और आंसर ना हो बल्कि एक ही आंसर हो, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ना हो, एक वो कहते हैं ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसको कोई भी आंसर हो सकता है, नहीं, एक ऐसे क्वेश्चंस हो जिनका आंसर कॉमन हो सबके लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे कि B.Ed की क्लासेस में हम देख सकते हैं कि टीचर क्या कहता है, एक टेस्ट देता है ताकि बच्चे की चेक कर सके कि क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग की हम डेफिनेशन लिख सकें, ठीक है। बच्चे को हम टेस्ट देते हैं कि बच्चे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन दो, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम की बात हम जब करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक थ्योरी है जो क्या करती है, लर्निंग को एज अ प्रोसेस देखती है, जिसमें बच्चे क्या है, खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, खुद अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद बनाए थ्रू इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बच्चे अपनी लर्निंग खुद जनरेट करते हैं, पार्ट लेके, पार्टिसिपेट लेके, परफॉर्म करके अपनी नॉलेज को खुद बिल्डअप करते हैं, किससे, इंट्रैक्शन करके, एक्सपीरियंस लेके और रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अब इसमें की कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की एंड जेरोम ब्रूनर, ये बड़े ही प्रोमिनेंट नेम्स हैं तीनों, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की एंड जेरोम ब्रूनर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स हम देख लेते हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर की हम देखते हैं, ठीक है। जीन पियाजे ने 1950 में ये बोला कि नॉलेज जो है ना वो एक कॉपी ऑफ रियलिटी नहीं है, नॉलेज इज नॉट अ कॉपी ऑफ रियलिटी, टू नो एन ऑब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड इट एंड इज टू एक्ट ऑन इट, ठीक है। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज एक रियलिटी की कॉपी नहीं है। नॉलेज का मतलब ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को जाने, उसे अंडरस्टैंड करें और उसके लिए एक्शन लें,
ठीक है। लर्निंग इज सीन एज एन एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉट पैसिव एब्जॉर्प्शन। लर्निंग तो वो है जिसमें हम एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, ना कि पैसिवली बैठे रहते हैं, हाँ जी मिल रहा है ज्ञान ले लो, ज्ञान बोल ले जा रहे हैं टीचर सुनो सुनो, नहीं। यहाँ पे बच्चे एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद बिल्डअप कर सके। पैसिव रोल नहीं होता बट एक्टिव रोल होता है यहाँ पे लर्नर का, ताकि वो अपनी लर्निंग को खुद बिल्डअप करे। ठीक है, तो ये जीन पियाजे ने देखो कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये। लेव वाइगोस्की ने 1978 में बोला कि लर्निंग इज अ सोशल मीडिएटेड एक्टिविटी। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल टर्म। इसने कितनी, देखो कितनी प्यारी टर्म दी है कि लर्निंग इज अ सोशल मीडिएटेड एक्टिविटी। ठीक है, इट अकर्स इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, अब लर्निंग किससे होती है? लर्निंग तो उसी से ही होगी ना जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो हमारी जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो किसके जरिए से होती है? मोर नॉलेजेबल अदर। लर्निंग तो हमारी उसी से ही होगी ना जिससे ज्ञान है ज्यादा हमसे। तो ये लेव वाइगोस्की का 1978 में कहना था। अब जेरोम ब्रूनर 1966 में क्या बोलते हैं कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज और कंसेप्ट बेस्ड ऑन अपॉन देयर करंट पास्ट नॉलेज। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, ये भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, ये तो हमें पता ही है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम से हम देख रहे हैं तो लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जिसमें लर्नर क्या करते हैं, अपने आइडियाज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने कंसेप्ट को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू करंट और पास्ट नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट से क्या होंगे कि हम बच्चे को अंडरस्टैंड, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि लर्नर कैसे सोचता है और कैसे मीनिंग जनरेट करता है, कैसे वो सोचता है और कैसे मीनिंग जनरेट करता है। ये चेक करना कि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, सिर्फ फैक्ट्स चेक नहीं करना है बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है, उसे डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। और ये असेस करना कि उसकी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन कितने स्ट्रॉन्ग है ये स्किल, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। अब इसका पर्पस क्या होगा असेसमेंट का, फॉर अकॉर्डिंग टू क्रिएटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पहले तो ये गाइड करना लर्निंग के लिए कि पहले तो वो होता है ना कि टू गाइड लर्निंग रेदर देन जस्ट जज इट। पहले तो उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी, सिर्फ जज ही नहीं करते ना, सिर्फ उसे सबसे पहले गाइडेंस भी देनी कि ओके दिस इज द लर्निंग एंड यू हैव टू डू दिस। ठीक है, फिर ये प्रमोट करना कि उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो और उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन से उसे ये पता चलेगा ओके दिस मच आई नो, दिस मच आई नीड टू लर्न मोर, ताकि मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है और ये हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अलाउ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग क्या होती है, एक तो एक्टिव प्रोसेस से हम लर्निंग करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडिगम में। एक तो जब हमने उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, इट मीन सम अदर वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट इन द रियल लाइफ, राइट। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन उसकी होनी चाहिए नॉलेज की, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडिगम हमें कहता है। अब इसके असेसमेंट के मेथड क्या हो सकते हैं, हम कैसे असेस कर सकते हैं बच्चे को? पोर्टफोलियोज बना सकते हैं जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बच्चे ने कितना पार्टिसिपेट करा, क्या अचीव करा, क्या उसकी वीकनेसेस, तो पोर्टफोलियो में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हम उसकी टीम वर्क एबिलिटी देख सकते हैं, कैसे वो जल्दी लर्न करता है, क्विक लर्नर चाहिए होता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। कंसेप्ट मैपिंग हम उसकी चेक कर सकते हैं, कंसेप्ट मैप उसके बनवा के देख सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि तुम समझाओ कंसेप्ट मैप। ठीक है, 4th सेमेस्टर में भी आपके कंसेप्ट मैप आएंगे। कम्युनिकेशन एक बड़ा आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज 4th सेमेस्टर में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं ही कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, पीयर और सेल्फ असेसमेंट में भी हम मदद कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम बच्चे से पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम बच्चे को पूछ सकते हैं या उसे कि ये कह सकते हैं कि तुम इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए एक एक्टिविटी जनरेट करो या एक्टिविटी बनाओ जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी रिफ्लेक्ट कर सके कि उन्हें कितना आता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हमने अभी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में किया। जब हम उन्हें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो एक्चुअली अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल लर्निंग में लेके आएंगे। जब हम उन्हें कहते हैं कि तुम ऐसी एक्टिविटी बनाओ जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हम इंक्लूड कर सके, तो जो जो उन्होंने अपनी थ्योरी में सीखा, अब जो वो अपने अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग में सीखा, उसे आप अपनी प्रैक्टिकलिटी में भी लेके आओगे ना। तो दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब समरी टेबल एक देख लेते हैं। अब लर्निंग थ्योरी क्या है? बिहेवियर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और
कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम क्या कहता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच में। की फोकस क्या होता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग को हम यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट हमारा क्या होता है कि उसके करेक्टर रिस्पॉन्सेज कितने हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका थिंकिंग प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग कितना है। पर्पस हमारा ये होता है कि हम उसके लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसकी लर्निंग कितनी अच्छी हुई है और प्रमोट करते हैं हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को। टीचर का रोल यहाँ पे कंट्रोलर और इवेल्युएटर का होता है, यहाँ पे टीचर का रोल फैसिलिटेटर और गाइड का होता है। स्टूडेंट का रोल यहाँ पे पैसिव होता है, यहाँ पे एक्टिव रोल होता है। टूल यूज कौन से होते हैं, एमसीक्यू, रिटन टेस्ट और ड्रिल, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और डिस्कशन हम कंस्ट्रक्टिविज्म में यूज करते हैं। फीडबैक स्टाइल हमारा इमीडिएट और राइट और रॉन्ग दोनों हो सकता है, जहाँ पे हम बच्चे को बताते हैं तुम यहाँ पे सही हो, तुम यहाँ पे गलत हो, बिहेवियरिस्ट में। और हमारा फीडबैक स्टाइल यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और रिफ्लेक्टिव होता है, ताकि बच्चा और इम्प्रूव करे। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद यूनिट 1 का बी पार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और बहुत सारी वीडियोस और आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, जा ही नहीं सकते, राइट? सब्सक्राइब करो पहले। आई एम गिविंग यू 5 seconds. 1 2 3 4 5. I know you must have done subscribed and बहुत मेहनत लगती है। आई एम स्टिल टायर्ड अभी, मुझे लगता है, बट मुझे लगता है वीडियो बनानी चाहिए। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, क्योंकि बोल बोल के ना एकदम से रैंडम इतनी वीडियोस बनानी पड़ती है। बिकॉज आपका आई नो 11 को पेपर है, इट्स 9 एंड रात के 2:30 बज गए हैं, आधी रात हो चुकी है और मैं वीडियोस बना रही हूँ। समटाइम्स आई फील सो वो कहते हैं ना, एकदम खाली खुली सा फील होता है कि जब बच्चे करते नहीं है सब्सक्राइब, तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मोटिवेटेड रखना है, या मुझे ऐसे लगना चाहिए कि दैट येस आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू पीपल, तो सब्सक्राइब करें। और मुझे अच्छा लगता है, वरना सब कभी कभी तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछने लग जाती हूँ, व्हाई आई एम डूइंग सो मेनी एफर्ट्स, राइट? तो मुझे लगता है जस्ट आपके कुछ कमेंट्स होते हैं तो फिर मैं लग जाती हूँ, फिर से वीडियो बनाने लग जाती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है ओके गिव अप यार, कुछ टाइम लेने दो, मुझे भी थोड़ी रेस्ट चाहिए। बट आई नो आपका 11 को पेपर, आई हैव टू डू इट। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट आई एम टेकिंग एज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आपको हेल्प करना है, एज योर एल्डर सिस्टर, एज योर टीचर, जो आप मुझे मानते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, मुझे कमेंट करके कहते हैं कि उनके कोई टीचर नहीं है कॉलेज में, उनकी क्लासेस नहीं लगी हैं, या वो उन्होंने छुट्टियां मारी थी, या दे आर नॉट वेल, सो दे आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज। तो इट फील्स गुड। तो यही मेरा एक मोटिवेशनल पुश होता है कि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड सब्सक्राइब करें। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू सून।